তোমরা সবাই মিলে আমাকে, আমি হাত জোড় করে তোমাদের বলছি, তোমরা এই বিচার আমার করে দাও। না করলে আমি কি নিয়ে থাকবো? আমার তো সব কেড়ে নিয়েছে ওরা, আমি তো এখন ঠোঙা বানাই বসে, কি করব? जी बिल्कुल, एलिगेशन जो दिया गया है, हम लोग डॉक्टर हैं नहीं, हम लोग फेक डॉक्टर हैं, हम लोग के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सबसे पहला मेरा अब्बू का नाम जो लिया गया है, तो उसके लिए ये हम दिखा रहे हैं स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन का। ये है अब्बू का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसके ज़रिए समझ में आ जाता है कि अब्बू का रजिस्ट्रेशन है। और ये जो बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर में। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर। और ये जो ऑटोनोमस बॉडी जो चलता है, उसके लिए वेस्ट बंगाल यूनानी सिस्टम का जो एक्ट है, ये है वो एक्ट जिसके अंडर में हम लोग का सारा डॉक्टर लोग रजिस्ट्रेशन मिलता है और सारा डॉक्टर लोग इस एक्ट के मुताबिक काम भी करता है। अच्छा, ये हुआ अब्बू का। और ये हुआ इवन और एक चीज़ आप लोग को दिखाना पसंद करेंगे हम। अब्बू अगर फेक डॉक्टर होते या कोई जाली डॉक्टर होते, तो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, हर साल में उनके तरफ से हर साल में ग्रीटिंग्स कार्ड आता है अब्बू के नाम में। हर साल में उनके नाम में ग्रीटिंग्स कार्ड आता है। तो ये सब के ज़रिए समझ में आता है, क्लियर होता है कम से कम कि अब्बू फेक डॉक्टर है नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरा नाम, मेरा ऊपर भी एलिगेशन रखा गया है कि हम भी एक फेक डॉक्टर नहीं है। ये रहा मेरा डिग्री, स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा डिग्री। मेरा जो स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन, यूनानी सिस्टम जो है, ये आयुष डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंडर में आता है। उसका मान पत्र ये है, जो बिल पास होता है असेंबली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेंबली से। इसमें आप देख सकते हैं यूनानी डॉक्टर्स है या नहीं है। उसके बाद ये मेरा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वहाँ का मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये मेरा पास आउट करने के बाद सर्टिफिकेट, ये मेरा एकेडमिक एडमिट कार्ड, मार्कशीट्स जो हमको मिलता है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये मेरा एक 5 दिन का ट्रेनिंग था आफ्टर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होने के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट हेल्थ फैमिली वेलफेयर ब्यूरो के अंडर में। इसमें साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर लिखा हुआ है, मेरा हॉस्पिटल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज में हम थे, ये मेरा कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है, ये मेरा कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है। और ये मेरा ओल्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अच्छा, हम करते हैं सर्विस के लिए भी, नाम का ज्वाइनिंग लेटर है, ये मेरा नाम का ज्वाइनिंग लेटर है, जो लिखा हुआ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, साउथ 24 परगना। इसमें मेरा नाम देखिए यहाँ पे है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, जो हम हॉस्पिटल में जाके ज्वाइन किए थे, वो ज्वाइनिंग लेटर है 2015 का। यहाँ पे देखिए स्टैम्प भी देखिए, डायमंड के अंडर में। तो ये रहा मेरा डॉक्टर होने का प्रूफ। तो ब्लेम किया जा रहा है, उसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट लाए। ये मेरा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन, जो ट्रस्ट एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हुआ है। ये मेरा डॉक्यूमेंट, ये मेरा एनजीओ का पैन कार्ड, एनजीओ का पैन कार्ड। बोल रहा है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अब्बू जो भी काम किया 35+ ईयर से अब्बू प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेम्बर कर रहे हैं।
तो उनका जो है इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए अब्बू बताएंगे। हम 35 ईयर से प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सा लोग, पूरा एरिया का आदमी, आपको टैंगरा, पिकनिक गार्डেন, হ্যাঁ, সব জায়গা থেকে লোক আমাকে ট্রিটমেন্ট করে। আমি অনেক পেশেন্ট দেখি ডেলি। তো 35 বছর থেকে আমি প্র্যাকটিস করছি। আমার কোনো নেশা নেই, আমার কোনো সাইড খরচা নেই। আমি একটা সাইকেলে চড়ি না, একটা স্কুটারও চড়ি না। তো আমি পয়সা বাঁচিয়ে যা হোক ছোটো একটা প্রপার্টি আজ থেকে 2001 সালে কিনেছি, একটা 2006 সালে, আর একটা এখন এই 2021-এ ওটা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমার একটা জমি ছিল মল্লিকপুরে, সেই জমি বিক্রি করে আরও কয়েকজনের কাছ থেকে আমি লোন নিয়ে, সে এখনও ব্যাংকের আমার লোন চলছে। তার আমি দেখাচ্ছি। আর এই আমার আইটি ফাইল, আইটিআর রিটার্ন সব আমার দিতে হয়। এখানে ব্যাংকের যে লোন তাও করে আমার কেনা। বিল্ডিং কোনো বড় কিছু না, ছোট বিল্ডিং, 1 কাঠা 10 ছটাক জায়গার উপরে। প্রত্যেক ফ্ল্যাট 500 স্কোয়ার ফুটের 3টে ফ্ল্যাট আছে। গ্রাউন্ড, ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর। ফার্স্ট ফ্লোর আগেই বলেছি 2001 সালে কিনেছি। এই গ্রাউন্ড ফ্লোরটা কিনেছি 2006 সালে। সে একজন নিচে যে থাকতো, ওই গ্রাউন্ডে যে থাকতো, ও আমাকে কম পয়সা দিয়ে, সস্তা ভালো লোক ছিল, আমাকে দিয়েছে। দিয়ে আমি সেটা কিনেছি 2006 সালে। আর এই 2021 সালে ওই যে 500 স্কোয়ার ফুটের যে সেকেন্ড ফ্লোরটা আছে, সেটা আমি কিনেছি। সে ব্যাংক থেকে লোন করে, তার এই মাসে মাসে আমার যে টাকা কাটে ব্যাংক, হ্যাঁ, তার এইটা আপনার স্টেটমেন্ট। আর সব আইটি রিটার্ন ফাইল আছে, এগুলো গভর্নমেন্টকে সব দেখানোই আছে। আমার ওয়াইফের নামে আগে ছিল আইটি ফাইল, কিন্তু সেটা এখন আর ইনকাম নেই বলে ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার রিটার্ন আমি সবসময় দেখিয়ে যাচ্ছি। আমার কোনো ইলিগাল কোনো কিছু আমি নেই। কিন্তু আমার একটা কথা হচ্ছে, মোংলা মিয়া যে আমাকে বলেছে, যে মোংলা মিয়ার ছেলে ওই সন্টু বলে, উনি বলেছে যে আমার এইসব প্রপার্টি কোত্থেকে এলো। তো আমি তো ওই বললাম, 35 বছর থেকে একটা ডাক্তার যদি প্র্যাকটিস করে, আর আমি অনেক লোক দেখি ডেলি, পুরো ট্যাংরা, তপসিয়া, আপনার পিকনিক গার্ডেন, আপনার বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বোঁদেল গেট, পুরো এরিয়া, ঘাসবাগান, আপনার পুরো 4 নম্বর, পুরো মেদিবাগান, পুরো এরিয়ার লোক আমার কাছে দেখায়। আমার শরীর সুগার পেশেন্ট বলে অত আমার মানে এখন হচ্ছে না, তবু এত লোক একদম সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে দেখায়। আর আমি তো লিগাল ডাক্তার কিনা, তার প্রুফ তো এইসব আছেই। এই কাউন্সিল আমাকে দিয়েছে, আগে অন্য ফরম্যাট ছিল, এখানে লেখাই আছে যে 95 থেকে আমার 1985 কন্টিনিউটি আছে এর। আর এই আমার এই আছে 1985 থেকে কন্টিনিউ। আমাদের এখানে লেখাই আছে আমরা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারি, আমরা যে কোনো কোর্টকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য দিতে পারি, যে কোনো মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট আমরা দিতে পারি। কিন্তু আমাদের বলছে ফেক ডাক্তার। আমি কি কোনো ফেক ডাক্তার? আর আমি কি কোনো ইল্লিগাল লোক? ওরা হচ্ছে ইল্লিগাল লোক। মোংলা মিয়া বলে আমি নাকি पकड़ा गया था, तो पकड़ा गया था, আমি ওকে ছাড়িয়ে আমার ছোট বোনের সাথে বিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো 5 বছর আগে কোনো পাকড়া গিয়া থা না, আমি কোথাও ধরাও পড়েনি, কিছু না। আমার নামে বারুইপুরে, আমি বারুইপুরেরই ছেলে ছিলাম আগে। সে 83 থেকে আমি কলকাতায় থাকি। সেখানে আমি ভারত ব্রেকস অ্যান্ড ভালভস লিমিটেড বলে একটা গভর্নমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে, সেই ফ্যাক্টরিতে আমি গভর্নমেন্ট থেকে আইটিআই পাস করার পরে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ছিলাম। তার এই গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট, হ্যাঁ। সেই সময় ওরা যে আমার নামে, আমাদের এই পাশাপাশি পাড়ায় একটা ঝগড়া হয়, গ্রামে গ্রামে সবাই সবাইকে চেনে, সবাই সব একই স্কুলে সব পড়তাম, একটা এলিগেশন দিয়েছিল। কিন্তু কোর্ট সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এইসব আমাকে দেখেছে যে এই ডেটে
এ ছিল, ওখানে ঘটনা হয়েছে 11টার সময়, আর আমি 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত গভর্নমেন্ট রেলের ফ্যাক্টরি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফ্যাক্টরি, সেখানে আমি ডিউটিতে ছিলাম। তা দেখলো যে জিনিসটা ফলস, আমাকে আগেই আমাদের কেস করে দিল। আমার কোনো জেলও হয়নি বা কোনো কিছু হয়নি, এমনি আমার নামে ফলস এলিগেশন যেমন এরা দিয়েছে। তো আমি তো চেম্বার থেকে বেরিয়ে আর 10:30 পর্যন্ত আমি পেশেন্ট দেখি, আমার সব সময় ভিড় থাকে। চেম্বার থেকে বেরোতে সময় দেখছি যে ওখানে চেঁচামেচি হচ্ছে। আমি চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখছি ওখানে একটা খুব ঝামেলা, একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। এই যে আরিফ ফজল বলে এই ছেলেটাকে সন্টু আমানের মা কয়েকজন অন্য জায়গার ছেলে, আমি বুঝতে পারলাম না, একে ধরে খুব মারছে। তা আমি সকলকে বলছি, আরে ছাড়িয়ে দাও বেচারা, এবারটাকে ছাড়িয়ে দাও, ছেড়ে ফালতু ঝামেলা কেন, ছেড়ে দাও বলে। আমি সুগারের পেশেন্ট, আমার অনেক হাই সুগার থাকে সব সময়, আমি অনেক ডাক্তারের দেখেছি এইসব। হ্যাঁ, ওই জন্যে আমি ওই সব ঝামেলার আশেপাশে যাই না, কারণ যদি আমার পেটে কুটে যায় সারতে আমার অনেক টাইম লাগবে। হ্যাঁ, তো একে ধরে সবাই যখন মারছে, তারপরে আমি সবাইকে বলছি ছাড়িয়ে দাও। কেউ মনে হয় একটু ছাড়িয়ে দিল, হ্যাঁ, একে সরিয়ে নিয়ে এরা সরে অন্য দিকে গেল। তার একটু পরে সন্টু, তার বিরাট গ্রুপ, ঝুপড়ির সব অনেক বদমাস ছেলে, শাহেদ, সে তার অনেক গ্রুপ, ওরা সবসময় একসাথে ওদের দলবাজি করে সবসময় মারামারি তোলাবাজি ওরা করে, সেই সব ছেলে পুরো। আর আমান বলে এই ছেলেটা, ও আসলে কল সেন্টারের কাজ করে, ওর পুরো গ্রুপ মিলে প্রায় 40-50 জন মিলে একে মারছে। এবার আর তো আমার ক্ষমতা নেই যে আমি ওকে ছাড়াবো। হ্যাঁ, তার মধ্যে সেলিম বলে একটা ছেলেকে ওরা এত মার মেরেছে। হ্যাঁ, তার খানিকক্ষণ পরে দেখছি আমার ছেলে, সে সেলিম ঘরে গিয়ে হয়েছে, ও আসছিল এখানে চেম্বার বন্ধ করে, ও খবর শুনে আসছিল। ও দেখে সেলিমকে এইভাবে মেরে ফেলে দিয়েছে, এমন সে শ্বাস নিতে পারছে না, ওকে দৌড়ে নিয়ে হসপিটালে নিয়ে চলে গেছে। অথচ ওর নামে ফলস এলিগেশন দিয়েছে। আর আমি তো বুড়ো মানুষ, আমার 62-63 ইয়ার্স ওল্ড, আমি একজন ডাক্তার, আমাকে এলাকায় সবাই চেনে, খুব দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে। আমি তো আর এই বয়সে মারামারি করার আমার লোক নেই। আর সুগার পেশেন্ট, আগেই বললাম, এই সব রিপোর্ট আছে, কত রিপোর্ট আমার আছে, এই ডাক্তার বড় ডাক্তারের দেখানো আছে। হ্যাঁ, এবারে আমি हमको हाथ पैर जाएगा जरा ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो सब में हम जाते नहीं, हम साइड हो गया। देखा उतना आदमी मिल के फजल बोल के लड़का को आरिफ बोल के মারছে ওরা সবাই মিলে, তো আমার ওখানে গেলে আমার তো মারবে। তো আমি সাইডে দাঁড়িয়েছি, অথচ আমার ফলসলি ওরা আমার নামটা দিয়েছে, বুঝতে পারছেন। আর মোংলা মিয়া, উনি, আমি জিজ্ঞেস করি আমার প্রপার্টি, ওরা তো বলছে মোংলা মিয়ার ক্যানিং নদীর ওপারে ফুল মালঞ্চ বলে একটা জায়গা আছে, ভাঙনখালি ফুল মালঞ্চ, সেখানে ওর 3টে না 4টে বিবি আছে, প্রত্যেকের একটা করে বিল্ডিং বানিয়ে দিয়েছে। ঘুঁটিয়ারি আছে, ঘুঁটিয়ারিতে আপনার ওখানে 4-6-7 কাঠা জায়গার উপরে বিরাট বাড়ি ফাড়ি বানিয়ে ওনার একটা না 2টো বিবি আছে, ওখানে 2টো বিবি আছে, একটা গুড়িয়ার মা আর একটা, ওর নামটা কি, সালমা। মল্লিকপুরে ওর বিরাট জায়গা আছে, সেখানে ঘর বাড়ি বানানো আছে। ওখানে 7B আপনার ওটা তিলজালা রোহাপুলের কাছে, ওখানে বিল্ডিং আছে। দারাপাড়ার মধ্যে ওর 3.5-4 কাঠা জায়গা আছে। আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি তো ডাক্তার, আমি তো 35 বছর থেকে প্র্যাকটিস করি, আমার একটা রুজি রোজগার আছে, কিন্তু ওদের তো কোনো দিন কেউ কাজ করতে দেখে না, ওরা করেও না। ওরা এত হেভি প্রপার্টি কোত্থেকে বানালো? ওরা এবারে তার জবাবটা দিক, ওরা কোত্থেকে বানালো? আর এই যে মহিলা বলছেন, ওরা যেটা বলছে যে ইডি দেখুক, তা আমরা এখানে বলতে চাই যে ইডি কেন ওদেরকে এবারে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল আইটি ডিপার্টমেন্ট যারা আছেন বা সিআইডি যারা আছে তারা দেখুক। যাই দেখুক, আমার কোনো প্রবলেম নেই, আমার তো সব কিছু হোয়াইট আছে, আমার প্রবলেম কিসের? আর এই যে মহিলা, ও বলছে আমাকে ঘর ছাড়াবার জন্যে আমার উপরে 7টার খারাপ সম্পর্ক করার কথা বলেছে, আমার ছেলের নামে বলেছে। আমি ওকে
বউ মা বলে ডাকি, এখন বছর দুয়েক থেকে আর কথা বলি না, বউ মা বউ মা যাকে বলা হয় সে মায়ের সম্পর্ক ধরে তাকে আমি ডাকি। সেই আমার এই বুড়ো বয়সে আমি সুগারের পেশেন্ট, আমার এবিলিটি ক্ষমতা, আমার নামে এরকম বদনাম, আমি একটা ডাক্তার, তাহলে কী ধরনের মেয়ে ছেলে, কী ধরনের মহিলা যে সবার সামনে এরকম প্রেস কনফারেন্স ধরে, তাহলে ওর ক্যারেক্টার সম্বন্ধে আর বুঝতে আপনাদের দেরি হবে না নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ওর ক্যারেক্টার কী আছে তাহলে তো বুঝতে পারছেন। ওর একটা লজ্জা শরম হায়া কায়া কারোর থাকে, কোনো মেয়ে ছেলে ওরকম কোনো দিন বলতে পারে? যদি বা বলতে পারে, ও ঘর খালি করানোর জন্য, ও ঘর তো আমার না, ওর ঘর খালি করার আমার কি আর না করার কি, আমার করলেই বা কি আর থাকলেই বা কি আমার কি, ও ঘর তো আমার না। তারা যদি কোনো দিন এই কথা বলে থাকে, ও যে ঘরের বাড়িয়ালি, যার ঘরে ওরা আছে তাকে তোরা বলতো, কই কারোর তো বলেনি। এখন ফট করে ঝগড়া হয়েছে, এদের সঙ্গে জোর করে ওরা মারামারি করছে আমার নামে ফলসলি। কারণ যখন এদের মারতে আসে ওরা দল বেঁধে, আফজাল টাফজাল ইসমাইলদের, আমরা গিয়ে ছাড়াতে যাই। আমরা তো মারামারি করবো, রিলেটিভ আছে যে কালে ছাড়াতে যাই। আর ও যদি রিলেটিভই মনে করতো তাহলে ও এইসব কথা প্রেস কনফারেন্স ডেকে আমার নামে বলে। আমি তো হোয়াইট লোক, আপনি দেখলেন তো, আমি লিগাল ডাক্তার, আমার লিগাল যা সম্পত্তি প্রপার্টি, ছোটো একটা আছে বিয়ার সম্পত্তি আছে, যাও বা আছে, আমার সব আইটি ফাইলে দেখা আছে, গভর্নমেন্টকে আমার দেখানো আছে। আমি জানতে চাইছি ওদের কী আছে, ওরা কোনো রুজি রোজগারই করে না, অথচ ওদের বিরাট প্রপার্টি সব কী করে হলো, আর আমার নামে ফালতু এলিগেশন দিচ্ছে। আর ওই মহিলা যে বলছি, আমি 35 বছর ধরে ডাক্তারি করি, আমি যে কোনো লেডিস পেশেন্ট কত আসে, কেউ আমার নামে কোনো দিন বলতে পারবে? আমি পেশেন্টদের মায়ের মতো দেখি। আমি জানি ডাক্তার হয় মা না তো বাপ, এই দুটো হলে তবে সে ডাক্তার হতে পারবে। সেই জন্য আজ আমার বুড়ো বয়সেও আমার কাছে যেই সন্ধেবেলার দিনে খুলব ভিড় হয়ে যাবে, তো আমার নামে কেউ তো কোনো দিন বদনাম দিতে পারে না। তাহলে ওই মহিলা, উনি কী ধরনের মহিলা যে আমার নামে এইরকম এলিগেশন দিতে পারে? ওর ক্যারেক্টার তাহলে কী হতে পারে? যেরকম প্রেস কনফারেন্স ডেকেছে, তোর পাশে ছেলে, আর বলছি এই না আমাদের শ্বশুর, এ আমার রিলেটিভ, তাদের সামনে কোনো দিন কোনো কেউ মেয়ে বলতে পারে? কোনো দিন শুনেছেন? बात है, बच्चा का झमेला है, वो लोग छोटा मोटा इशू को बहुत बड़ा करता हमेशा। ई बार में मेरा छोटा लड़का से बाती हुआ, वो ऑफिस से आया, एक लड़का शराब पी के गाड़ी लेके एकदम गली के मुंह में रख दिया। वो गाड़ी लेके आया, आके उसको बोला हटाओ, वो पी गया था, वो बोला नहीं हटाया। हम लोग बैठ ही गए वहाँ पर, बैठ के हम लोग बोले बाबू तुम गाड़ी तो हटा लो, पीछे कर लो, आगे कर लो। लड़का ढुक गया, फिर रख दो, बोले नहीं हटेगा नहीं। अंदर आदमी गया, वो आएगा वही हटाएगा। हम लोग बाबू चाबी तो गाड़ी में लगा हुआ, कम से कम तुम गाड़ी को पीछे कर लो। बोले नहीं हटाएगा, उल्टा पुल्टा गाली गुप्ता करने लग गया। भाई यही बात में बाती में वो क्या किया, अमन बोल के लड़का उसको बुलाया, वो भी पी के था, वो भी पी के दौड़ के आया। आने पर सोंटू बोंटू सबको बुलाया, सब आ गया। आने पर मारपीट स्टार्ट, इतना मार के वो लोग 50-60 लड़का कहाँ से जमा करके रखिया पता नहीं। ये बच्चे लोग, मेरा लड़का लोग बोल रहा था हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे पापा। मतलब क्या प्रोग्राम करोगे? बोले 15 अगस्त का प्रोग्राम, आप पंडाल बना दीजिएगा। आज भी बांस हुआ मैदान में फेंका हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैं ठीक है बेटा हम कर देंगे, वो मेरा तरफ से रहेगा, तुम लोग प्रोग्राम करो। बोले सब आर्टिस्ट लोग, मेरा दोस्त यार है सिंगर, बोले पापा कुछ आर्टिस्ट लोग को बुला दिए, छोटा मोटा एक तो देश का गाना, देशभक्ति का गाना 2-4 तो हो जाएगा। अब ठीक है बेटा वो भी बुला देंगे। यही लेके वो लोग को खटका, वो लोग का खटका इसलिए कि सबको माखूमदा को, हम लोग वार्ड प्रेसिडेंट को, उसको दावत दिया गया, 8 सब आदमी को दावत दिया गया। वो लोग का बोलने का मतलब मेरा बाप जनाब मोगला नाम लेने पड़ेगा, मोगला बोलने से बाबा सोंटू जनाब को ख़राब लगेगा। जनाब मोगला को कहे नहीं बताओ, जनाब सोंटू को, यही वो लोग का खार था। यही खार के लेके इतना बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। ये आज से खार नहीं, कम से कम 2 साल से, 2-3 साल से। और मेरा हार्ट का बदला में किया, वो लोग बोला 4 लाख दिया। देखिए मेरा हार्ट का, ये पंडाल का मेरा लाइसेंस है, जेरॉक्स कॉपी रिन्यू किया हुआ एकदम, ट्रेड लाइसेंस है, ये हम लोग डेकोरेटर का मेरा ट्रेड लाइसेंस है। हम ऐसे भी पाड़ा में रिपोर्ट ले लीजिए, हम सबको बहुत सस्ता में करते हैं। और लेबर कोई गरीब आता है, स्मॉल बाई कर दिए, हम लेबर पेमेंट ठीक है, जाइए लेबर दीजिए, काम कीजिए। बहुत से आदमी पाड़ा में आप लोग जान सकते हैं, आप लोग जाइए, कोई भी आदमी जाइए बोल देगा। कोई मर गया भैया हम लोग को 6 चाहिए 20 टका में ले जाओ, कभी पैसा का बात किसी को हम नहीं बताया था, नहीं मांगा किसी से। ये सब लेके वो लोग को बुरा लगा, एक छोटा मोटा झमेला को वो लोग बड़ा इशू किए करके मेरे लड़का को बहुत मारा और सबको दौड़ा दिया मार के। 50-60 लड़का लेकर आया, उसका बाद वो लेके झमेला हो गया। मेरा हम लोग तो थाना में गया, थाना में जो बोलने
इसमें हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में उसके बाद अमाम देखा पूरा अमाम देखा हॉस्पिटल में। तो उनका अब्बा का नाम लिया, मुंगला का नाम लिया, जो हकीकत बात वो बोला। वो लोगों को बहुत गुस्सा लगा, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया मेरा नाम में। एक औरत, जो औरत को हम लोग आँख उठा कर नहीं देखते, वो मेरा रिश्तेदार में है, दूर का रिश्तेदार, भगना उसका बहू। कभी भी हम लोग उसका तरफ आँख उठा के देखा नहीं। वो बताया कि हमको बुलाता 2 साल से, हमको मेरा पास आओ। अच्छा भाई, अगर आपको हम बुलाते हैं तो आप मेरा बीबी को काहे नहीं बोले? मेरा बीबी 4 कदम तो दूर मेरा घर, 2 कदम दूर मेरा बहन का घर, ये लोग काहे नहीं बताएं? प्लस मेरा नाम में काहे नहीं जीडी कराए, जो इस्माइल हमको हमेशा बुलाता संग में। कितना गंदा बात है। अभी उम्र है हम लोग का उस औरत को बुलाने की, ऐसा बात है? वो बताया। और सुनटू बोला हम लोग रिलेशन में झमेला। बहुत अच्छा बात। मुंगला मियाँ मेरा बड़ा भाई, हम मान रहे, हम उसका छोटा भाई, ये भी हम मान रहे। अगर हमसे झगड़ा हुआ या मेरा लड़का से झगड़ा हुआ, मेरा पाइज बहन जो मेरा साथ रहता है, इसका 1 दुकान 2 घर छीन लिया लोग। 2 साल से आज छीन के अपना पास रखा। अब जो बोलेगा मेरा बहन से पूछिए, सच या झूठ वही बोलेगा। বলছি আমার তো দোকান ছিল, আমার মা বাপ মরে গেছে, তো দোকান আমাকে দিয়ে গেছে। তো ও বলল আমি চালাবো। আমি বললাম দোকানে আমি স্টোর বানাবো। তো বললো না, স্টোর না, গোস দোকান করব। তো আমরা দুজনা শেয়ারে নেবো। ও মোংলার ছেলে আমার, ও বি বাড়িও আছে। তা আমি বললাম যে ঠিক আছে রাখ তুই, তাহলে কিন্তু আমার সাথে বাবা তোরা বেইমানি করবি না। তো বললো না, করবো না। করতে এরকম করতে রইলো। চালাতো, ও নিজে চালাতে এখন অন্যজনকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। তার কাছ থেকে লাই 5,000 টাকা, আমাকে দিত 500 টাকা। আমি কিছুই বলতাম না। করতে তারপরে এখন এই 3 বছর দিয়ে এই যে ঝামেলা হলো, টোটাল বন্ধ করে দিল। বন্ধ যখন করে দিল, তো এবার আমি কি নিয়ে খাবো? আমার তো প্রেশার আছে, আমার সুগার আছে, আমার সব আছে। তো আমি কি নিয়ে থাকবো? আমি ঢোকা বেরিয়ে নিজের ওষুধ চালাই, আমার অনেক টাকার ওষুধ লেগে যায় মাসেতে। আমাকে তো ওষুধ খেতেই হবে, না খেলে আমি তো বাঁচবই না গো। তো এরই জন্য আমি বলি যে তোরা আমার সবকে কী কারণ আমার বন্ধ করলে? আমি তো তোদের কাউকে কিচ্ছু বলিনি। হলো আমার ছোটো ভাইয়ের সাথে একটুখানি ঝামেলা হলো, তোরা আমার বন্ধ করে দিলি কেন? আমার করলি, আমার বেইমানি করে নিয়ে নিল, এখন আমাকে দেয় না। আমার মা মরে গেছে, আমার বলেই ওদেরই বলে গেছে যে ওর অনেক অসুখ আছে, ও ওষুধ খাবে, এগুলো ওকে দিবি। 2 ঘর আর 1 দোকান, সব ও ঘর 2 মিলিয়ে নিচ্ছে, দোকান মিলিয়ে নিচ্ছে, সব নিয়ে নিচ্ছে। আমি কাকে না বলেছি, তোর আমার বীজ কেউ করলো না। তোমরা আমার কিছু বিচার করে দাও, আমি কি দিয়ে থাকবো? আমাকে তোমরা সবাই মিলে আমি হাত জোড় করে তোমাদের বলছি, তোমরা এই বিচার আমার করে দাও। না করলে আমি কি নিয়ে থাকবো? আমার তো সব কেড়ে নিয়েছে ওরা। আমি তো এখন ঠোঙা বানাই বসে, কি করব? वो औरत रिश्ता में मेरा भाभी लगती है, ठीक है। आज तक आप लोग पूरा एरिया में इंक्वायरी कर लीजिए कि मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, कभी कोई औरत के साथ कभी मिसबिहेव नहीं की है। तो ये सब जो बोला टोटली फेक है। वो मेरा रिश्ता में मेरा फुफेरी भाभी लगती है। हम लोग भाभी माँ का तरह देखते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं है। ये वो औरत सुंटू का मोहरा है। जब झगड़ा हुआ हमारे साथ, जब हमारे फैमिली मैटर में झगड़ा हुआ है, सुंटू वही औरत का ये लेकर हमारे ऊपर वुमेन असॉल्ट का केस देता है हमेशा। वो औरत सुंटू का मोहरा है, और उसका लड़का सुंटू का मास्टरमाइंड कॉल सेंटर, वो लड़का सुंटू का कॉल सेंटर चलाता है। वो यही है। और डिमांड हम बता रहे हैं, हम सभी वाले करके हम बता। हाँ, मेरा भाई, ये अब्बू का ये लाइसेंस है, इसी में मैं काम करता हूँ। मेरा मैरिज हॉल में लाइटिंग और डेकोरेटर का बिजनेस चलता है, ठीक है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सुंटू, मुंगला मियाँ, साहिद, इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इन लोग का सोर्स ऑफ इनकम 0 है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है, मैं यही करके खाता हूँ। उन लोग का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फिर भी आज का डेट में उन लोग के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है। जैसे मेरा भाई बोला है, 1 by 1 राइफल रिंग रोड कोलकाता 17 हमारा घर का
एड्रेस है। आईटी विभाग के आदमी आए और सर्च करें क्या प्रॉपर्टी उन लोगों के पास, करोड़ों के प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी उन लोगों के पास करोड़ों के प्रॉपर्टी है। और एक चीज़ बोला कि हमारा एरिया वक़फ़ है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, पूरा 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 एरिया हमारा वक़फ़ है। सबके घर जाके देखिए, आप लोग इंक्वायरी कर लिए, सर्वे कर लिए, सबका घर ताली खोला है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सोनटू का घर ये देखिए, আমাদের তো সব दो तल्ला ढलाई है सोनटू का घर, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके प्रॉपर्टी वक़फ़ में वो 3 केस चल रहा है उसका ऑटोमेटिक ऐसा। गरीब के लिए है वक़फ़ प्रॉपर्टी। मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ खडाल का लेकर, मस्जिद का खडाल का लेकर ये एलिगेशन लगा। मैं ये बोला था उस दिन कि उन लोग मस्जिद का पैसा खाता है, कितना खाता है, क्या खाता है, ये नहीं बोला था। आज मैं उसका खुलासा सही से करूँगा। देखिए, वो वहाँ पे गाय बिकता है, एक गाय में 1300 रुपये उन लोग का इनकम होता है। रहीमुन जब काऊ कोई परचेस करता है ना, तो वो रहीमुन नेसा मस्जिद का लेटर पैड में वो लोग ये देता है, लेटर ये बिल देता है, ठीक है। एक काऊ में सेलर देता है 600 रुपये उन लोग को कॉमेडी को, और बायर देता है 700 रुपये। तो एक काऊ में उन लोग 1300 करके इनकम है। हम मिनिमम 15 दिन का उन लोग का वेंचर है। मैं मिनिमम आप लोग जोड़ लीजिए, अगर 1300 करके होता है, मैं मिनिमम 2000 काऊ का पकड़ रहा हूँ, 26 लाख रुपया उन लोगों के सामने। आप लोग ऑन कैमरा, हमारे ट्रेजरर साहब बोला 3 लाख रुपया मस्जिद में आता है, 3 लाख आता है, और 3 लाख आता है, और 2 लाख रुपया देता है डेकोरेटर वाला को, और 40,000 देता है लाइटिंग के लिए। बाकी 20 लाख 60,000 कहाँ जाता है? वॉलंटियर्स को 20 लाख दे दिया जाता है, या 20 लाख कहाँ जाता है? सवाल यही है। और बोला गया है कि मेरा अब्बू को 4 लाख देता है पंडाल के लिए। उन लोगों का जो मेन अकाउंटेंट है हसन मामा, उनसे आप लोग बात करके पूछ सकते हैं। 1,10,000 हाईली पेड उन लोग की, 1,10,000 वो पंडाल का। वो 4 लाख का पंडाल होता ही नहीं है, ठीक है। वो भी उन लोग फॉल्स एलिगेशन लगाया था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बोलना चाहता हूँ, उन लोगों को खटाल का ऑडिट दिखाने बोलिए कि कितना क्या रुपया देता है, सब क्लियर हो जाएगा। 10 साल का ऑडिट आप लोग उन लोग से मांग लीजिए, शो कर देने बोलिए, सब क्लियर हो जाएगा। संटू और नूर रहमान भाई जो बोल रहे थे मस्जिद के बारे में खुलासा करना है हमको। कि बोला कि पैसा आता है, मस्जिद में पैसा नहीं आता है, ये चीज़ हम लोग कभी नहीं बोले। मस्जिद में पैसा आता है, मगर पैसा का हिसाब कभी भी ठीक से नहीं आया है। नूर भाई जो बोला है 1100 करके आता है, 1100 से 1200। तो अगर 1100 से 1200 आता है तो 30 दिन में कितना आना चाहिए? 30 दिन में आना चाहिए 33,000। एक साल में कितना आना चाहिए? 3 लाख प्लस चले जाता है, ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब। तो ये कॉमेडी 10 साल से चल रहा है। तो कॉमेडी 10 साल से अगर चल रहा है तो 4 लाख इंटू 10 ईयर्स कितना आता है? 40 लाख, ठीक है। और उसके बाद मस्जिद में एक दान पेटी होता है, वो दान पेटी में हर साल में 2 बार करके खोला जाता है, जिसमें से कम 10 से 12 हज़ार का पैसा आता है। हम अगर 10,000 ही पकड़ के चल रहे हैं तो एक साल में 20,000 उसमें, तो 10 साल में कितना? 2 लाख, टोटल हुआ कितना? 42 लाख। अच्छा, ये है मस्जिद का खाता जो नूर भाई उस दिन बोल रहे थे, नूर रहमान भाई, तो मस्जिद का जो है सब खाता में लिखा हुआ रहता है। ये है खाता। आप एक भी जगह ठीक से दिखा दीजिए कि 1100 से 1200 रुपया आता है। ये सारा जगह नूर भाई खुद अपने हाथ से जुम्मा में लिखता है, हिसाब लिखता है और साइन करता है। हर जगह साइन करता है, हर पेज में साइन करके वो कैश ले लेता है जमा। और ये जो कॉपी है 2018 से लेकर 2022 तक है। यहाँ पे एक भी जगह मेंशन किया हुआ नहीं है कि मस्जिद से 3 लाख रुपया आ रहा है। अगर 3 लाख रुपया करके आ रहा है, 10 साल में कितना हुआ? 30 लाख। वहाँ पे कितना हुआ? ऑलमोस्ट 42 लाख, और 30 लाख कितना हुआ? 72 लाख। तो 72 लाख में अभी मस्जिद फंड में प्लस माइनस 8 लाख हम पकड़ लें, बाकी पैसा गया कहाँ? आइदर नूर भाई को पता या फिर सोनटू जो सेक्रेटरी है उसको पता। तो इसी वजह से हम बार बार बोल रहे हैं कमेटी में, हम भी कमेटी का असिस्टेंट ट्रेजरर है, बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। इस वजह से हम आप सब के सामने बोलना चाह रहे हैं कि इस कमेटी को डिसॉल्व किया जाए। हम एज ए कमेटी मेंबर बार बार अपील कर रहे हैं कि इस कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, और इस कमेटी का जितना भी मेंबर है
10 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक कोई भी ना रहे, अगर कोई सच्चा है तो। हम कमेटी मेंबर है, हम बोल रहे कि हम 10 साल तक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस कमेटी का अगेंस्ट में हम एलिगेशन उठा रहे हैं। और सुंटू बार बार जो बोल रहा है मस्जिद के बारे में बदनामी किया जा रहा है, हम बोल रहे हैं आप लोगों को मस्जिद के बारे में हम किसी भी तरह का बदनामी नहीं कर रहे। हम जो बोल रहे हैं मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हमको पता है क्या हो रहा है कमेटी में, इसीलिए हम ये एलिगेशन उठाएं। और हाँ, अगर सुंटू अगर कभी भी बोलता है कि मस्जिद में इतना सारा काम हुआ, तो आपको वो भी हम खुलासा कर दे रहे हैं। मस्जिद का 2nd फ्लोर का काम, सामने जो कैलमेट है, कैलमेट का जो प्रोमोटर है टिंकू साहब, वो पूरा 2nd फ्लोर का काम किया है। एसी जितना लगा है, एसी भी बाहर वाला आदमी लगाया है। वहाँ पे जो CCTV कैमरा लगा है, उसके लिए भी पैसा बाहर से आया है। 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का जो काम हुआ है, उसके लिए भी पैसा कुछ आदमी बाहर से दिया है, मार्बल का, बालू का, सीमेंट का, रंग का। आप लोग को भी ये चीज़ पता है, कभी भी मस्जिद का पूरा काम फंड से कंप्लीट नहीं होता है, हमेशा बाहर से आता है पैसा। तो इस तरह से बाहर से इस बार भी ये सब काम के लिए मस्जिद के लिए पैसा आया है। तो बाकी पैसा गया कहाँ? और मस्जिद में इमाम साहब लोग को भी जो मिलता है, हम लोग के 2 इमाम है, एक मुफ्ती साहब है, एक नायब इमाम साहब है और एक मुअज्जन साहब है। मुफ्ती साहब को मिलता है 12,500, नायब इमाम साहब को मिलता था पहले 3,500, यही महीना से 4,000, 4,500 किया गया है। और मुअज्जन साहब को मिलता है 5,500 और चंदा जो लड़का उठाता है बाजार का, उसको मिलता है 4,000। तो टोटल मिला के अप्रॉक्स 25,000 के अंदर हो जाता है। अगर ये भी माइनस कर देते हम, तो जितना भी कम करके हो, आपका 15 से 20 लाख हटा दिए हम 10 साल में। 15 से 20 लाख हटाने के बाद भी तो इतना बड़ा अमाउंट एक बाकी रहता है। तो मस्जिद का ये ऑडिट हमको दिखाएं, मस्जिद का ये कॉपी हमको दिखाएं, क्योंकि नूर भाई का जो लिखा हुआ कॉपी वो मेरे सामने है, आप लोगों के सामने हम फिर से दिखा रहे हैं। ये 2018 से लेके 2022 तक पूरा कॉपी है। ये पूरा 2022 तक का कॉपी है। आपको बोलना है कि सुंटू बार बार बोल रहा है कि हमको बड़ा बनाया गया, हमको बड़ा बनाया गया है। तो उसको कौन बड़ा बनाया है? MLA साहब बनाए, वार्ड प्रेसिडेंट साहब बनाए, या फिर काउंसिलर मैडम बनाई है? कौन बनाई है? वो चीज़ हम लोग को खुलासा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पार्टी का मेंबर होता है, तो पार्टी का मेंबर के लिए पार्टी को एक फ़ीस दिया जाता है, उसके लिए पार्टी एक ID कार्ड शो करता है। जैसे हम प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स एसोसिएशन का मेंबर थे, वो कमेटी जो एसोसिएशन अभी डिज़ोल्व हो चुका है, जो निर्मल मांझी के अंडर में था, तो उसके लिए हम फ़ीस देते थे। ये रहा मेरा फ़ीस, हम पेड किए थे मेंबरशिप के लिए। उसके बाद हमको दिया गया था ये वाला ID कार्ड वगैरह फिलअप करने के लिए। ये मेरा ID कार्ड फिलअप करने के लिए दिया गया था, न्यू ID कार्ड था ये मेरा। और इसके साथ एक फॉर्म भी दिया गया था, जिसमें पूरा लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो इस तरह से मेंबरशिप होता है। वो बोल दिया हम बड़े हैं, हम मान लेंगे, हम तुम बड़े हो भाई, कौन बनाया तुमको बड़ा? और एक चीज़ शाहिद जो बार बार बोल रहा है, हम एंटी सोशल, आप लोग प्रूफ कैसे कीजिएगा? आपको जैसे बोला आप जज बन गए, तो भाई कोई उसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग कड़ाया थाना, लाल बाज़ार, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, हर जगह RTI कीजिए। आप लोग तो न्यूज़ वाले हैं, आप लोग सच ही ढूंढते हैं। बंगाली में एक बात बोलता है सत्यन्वेषी, है ना? सत्यन्वेषी का मतलब है जो सच को ढूंढ के निकालता है। तो आप लोग एक RTI कीजिए ये सारा जगह, शाहिद, सोंटू और उनका अब्बू के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। अगर शाहिद एंटी सोशल नहीं होता तो 21 जनवरी 2021 को ARS जो एंटी राउडीज डिपार्टमेंट है, जिसको बंगाली में गुंडा दमन शाखा बोलता है, वो डिपार्टमेंट उसको कोर्ट से उठा के क्यों ले जाता? एक दिन एक रात पूरा ARS अपना अंडर में क्यों रखता? बिल्कुल वो है, इसी वजह से ही ना रखा है उसको। और हाँ, और एक चीज़, अगला कदम क्या होगा? कदम मेरा यही है, जो है हम लीगली एक्शन लेंगे। वो हम लोग के ऊपर जो चीज़ ब्लेम किया है, हम लोग फॉल्स डॉक्टर हैं, ये वो वगैरह वगैरह, सारा डॉक्यूमेंट आप लोग के सामने हम लोग रख दिए। अगर वो लोग प्रूव नहीं कर पाया कि हम लोग फॉल्स डॉक्टर है, वो लोग बोला ना फॉल्स डॉक्टर है हम लोग, तो अगर वो लोग प्रूफ नहीं कर पाए 1 हफ्ते के अंदर हम लोग फॉल्स डॉक्टर है, वहाँ पे मीडिया में जितना आदमी बैठा हुआ था सबके अगेंस्ट में मानहानि का केस करेंगे हम लोग, सबके अगेंस्ट में। क्योंकि वहाँ सारा आदमी बैठा हुआ था ना, सब बोला मतलब सब सहमत है, तो सबके अगेंस्ट में एक एक के नाम पकड़ पकड़ के हम लोग मानहानि का केस करेंगे।
और एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद वो लोग फिर अटैक कर सकते हैं हम लोग पे, शायद अभी न तो 1 साल बाद या फिर कुछ दिन बाद कर ही सकता है। तो इसीलिए आप मीडिया वालों लोग से और कोलकाता प्रशासन, हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभिषेक बैनर्जी, हम लोग का जो वार्ड प्रेसिडेंट है माखुंदा, जो काउंसिलर है मैडम निवेदिता शर्मा, हम लोग का साउथ कोलकाता को जो प्रेसिडेंट साहब है देवाशीष दा, हर किसी के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ ये मैटर को देखिए, नहीं तो आज जो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं वो चीज़ फिर हम लोग को फेस करने पड़ेगा। आज मेरा भाई का सर फटा है और एक भाई का सर फटा वो घर में है, एक भाई का चेस्ट में बहुत हेवी लगा है, उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियो हर डिपार्टमेंट में दिखाने पड़ा था। हर पेशेंट को देख के ही हर कोई हर जगह रेफ़र कर रहा है, इतना क्रिटिकल केस था। और एक चीज़, हम लोग का और एक लड़का है फुरकान, उसको भी मारा गया है। तो हम लोग चाहते हैं, ये मेरा भाई को मार के इस तरह से सर फाड़ दिया गया था, सामने इस तरह से सर फाड़ दिया गया था। ये हॉस्पिटल में एडमिट था। আমি আজ আমাকে ও ছেলে আমাকে ইলিগাল বানানোর চেষ্টা করে এবং সব কিছুতে ছোট বানানোর চেষ্টা করে। মোংলা মিয়া আসছে বহু বছর আগে রেলের চুরি করে ও জেল খেটেছিল 3 বছর, বুঝছেন তো। ও সম্পূর্ণ ইলিগাল লোক। আরে আমান বলে যে ছেলেটা, এ তো 2 লাখ টাকার বাইক চড়ে, কল সেন্টারে কাজ করে, বলে প্লেয়ার কোন ডিভিশনে প্লেয়ার, আর দেখাতে পারবে ওরা, और कोनो काज करे ना। कॉल सेंटर में काम करते कैसे ये जो 2 लाख रुपया का बाइक चढ़ता है वो कहाँ से आता है? उसका भाई, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ नहीं। तो वो बोलता है मोहम्मडन अंडर 19 में खेलता है, तो मोहम्मडन अंडर 19 में कौन सा डिवीज़न में खेलता है, उसके लिए आप लोग खोज खबर लीजिए। अच्छा, मोहम्मडन अंडर 19 में वो खेल के उसके पास इतना पैसा हो गया कि 2 लाख का बुलेट चलाता है, गला में सोना का चेन पहनता है, iPhone 13 Pro यूज़ करता है। इतना मोहम्मडन पैसा फ्लैट खरीद रहा है। मोहम्मडन इतना पैसा कहाँ से दे रहा है भाई? फैयाज भाई, फैज़ान भाई, इन लोग जो लोकल हम लोग का लड़का लोग है, इन लोग अभी तक खेल के इतना पैसा नहीं कमा पाया कि इतना ये करे। उन लोग बेचारा लोग जाता है क्लब में प्रैक्टिस करने, एक गाड़ी पकड़ के या टैक्सी पकड़ के, तो इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि इन लोग ऐसा ये चला रहा है, इतना बुलेट चला रहा है, या घर खरीद रहा है, या फिर सोना में गला का चेन पहन के घूम रहा है। 13 iPro। भाई हम लोग तो डॉक्टर है, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है, फिर भी 10,000 15,000 का फ़ोन लेके हम लोग चलते हैं। तो यही बोलना था। और एक चीज़ बोलना है कि उस दिन रात में 6 तारीख को जो हुआ था, उसके बाद 7 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक मैडम आई थी, प्रतिदिन 24/7 न्यूज़ का एक मैडम आई थी, तो वो मेरा इंटरव्यू ली थी। इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग जहाँ जहाँ दंगा फसाद किया था, घर वार तोड़ा था, गाड़ी तोड़ा था, इवन हम लोग का NGO का बैनर फाड़ दिया था, वो सारा चीज़ कवरेज करने के लिए वो मैडम वहाँ पे गई थी। वो मैडम को फिर उन लोग घेर के बहुत उल्टा सीधा बात बोला है, उनको पूरा घेर के थ्रेट किया गया है, उनसे फ़ोन लेके पूरा उनका वीडियो वगैरह सब डिलीट किया है। तो आप खुद बताइए, आप लोग मीडिया वालों के ऊपर अगर इस तरह से कर रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग उन लोग से सेफ़ नहीं है, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग कैसे सेफ़ रहेंगे?